हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। EMRS की जो क्लासेस मैंने स्टार्ट की है उसमें आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। और इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट कर ली थी और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। वैसे सिलेबस के अंदर ये दोनों टॉपिक अलग अलग दे रखे, लेकिन NCERT के एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक दे रखे। ठीक है, तो आज हम यूरोप में समाजवाद कर लेते हैं और शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको रूसी क्रांति कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हो, ये सभी सामान्यतः EMRS में है। और भी NVS, KVS के TGT, SST के अंदर ही सिलेबस है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये टॉपिक दे रखा है ये वीडियो उनके लिए है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में है, उनके लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट सामान्य कोई अगर ऐसे वीडियो देख भी रहा है तो मुझे लगता है कि विश्व इतिहास है, इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। इतिहास के बारे में, खास करके विश्व इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो अगर आप जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इससे एक सामान्य आपकी जो नॉलेज है वो विकसित होगी। कम से कम आपको पता चलेगा कि विश्व में किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस रूप में घटी, उनसे क्या परिणाम हुए और उन परिणामों का हमारे भारत पर क्या असर हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास ऐसी चीज़ है जो हमें एक सीख देता है। ठीक है, हम कहते हैं इतिहास ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कुछ सीखते हैं ताकि वो चीज़ें दोबारा नहीं हो। तो सामान्य रूप से भी आप ये क्रांतियाँ पढ़ सकते हैं कि आप एक समझ विकसित कर सकते हैं विश्व इतिहास के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूरोप में समाजवाद। देखिए, सबसे पहले एक सामान्य जानकारी बता दूँ कि समाजवाद क्या है। समाजवाद एक विचारधारा है। क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है। जैसे हम हमारे भारत की बात करें तो हम कहते हैं गांधी थे, ठीक है, और उनकी गांधी की जो विचारधाराएं थी, जो उनके विचार थे, उनके पीछे एक विचारधारा चल गई, क्या? गांधीवाद। ठीक है, तो गांधीवाद क्या हो गई? विचारधारा हो गई। किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट जरूर हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने स्टार्ट किया, लेकिन वो एक विचारधारा बन गई, एक कुछ विचारों का समूह है जिसके आधार पर लोग उनके विचारों से जुड़ते गए। ठीक है, तो उसी प्रकार से समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है। ठीक है, ये किसके विरोध में आई थी? तो ये पूंजीवाद के विरोध में आई थी। पूंजीवाद क्या है? कि पूंजी से संबंधित विचारधारा। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पूंजीवाद यानी कि पूंजी से संबंधित। क्या कहता है कि पूंजी होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष की चाहे जितनी पूंजी इकट्ठा करना चाहे, चाहे वो जितनी निजी संपत्ति इकट्ठा करना चाहे, वो कर सकता है। ठीक है, पूंजीवाद तो यही कहेगा। समाजवाद जस्ट इसका अपोजिट है। वो कहता है कि निजी संपत्ति का वो सख्त विरोधी है। वो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है, सामाजिक संपत्ति होनी चाहिए, उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। चाहे व्यक्ति समाज उसका जिस प्रकार से चाहे उपयोग करे, सामाजिक होनी चाहिए, व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दोनों विचारधारा थी। इसको हम आगे और डिटेल में देखते हुए चलेंगे, लेकिन इसकी नींव कैसे पड़ी। ठीक है, कुछ छोटे छोटे विचार आए इससे पहले और उनके बाद ही समाजवाद एक विचारधारा बनी। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलते हैं, NCERT की समझ विकसित करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग, कि कैसे सामाजिक परिवर्तन का युग आया। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, ठीक है, और यूरोप में फैलते जा रहे जो विचार थे स्वतंत्रता और समानता के, उनके बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति के 3 विचार जो पूरी दुनिया को उन्होंने दिए, क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने किन संभावना का सूत्रपात किया? आमूलचूल परिवर्तन। यानी कि उन्होंने कहा कि परिवर्तन अब समाज में होना चाहिए। पहले क्या था? चाहे आप कहीं पर भी देख ले, यूरोप में देख ले, अमेरिका में देख ले, एक राजतंत्र था। ठीक है, उपनिवेश बनाए जा रहे थे ब्रिटेन में। ये यूरोपीय जो कंट्रियाँ थी, इन्होंने सब जगह अपने उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, राजाओं का शासन था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अत्याचार करने शुरू किए, जनता इनके विरुद्ध खड़ी हो गई और उन्होंने राजतंत्र का सफाया कर दिया। ठीक है, तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इन्होंने राजतंत्र का क्या कर दिया? सफाया कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 8वीं सदी में सबसे पहले फ्रांस समाज, जो फ्रांस का समाज है, उसमें मोटे तौर पर स्टेट से श्रेणियों में बटा था। ये हमने आपको पहले बताया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थोड़े अमीर थे, ठीक है, और थर्ड स्टेट जिसमें मीडियम क्लास के लोग थे, मध्यम वर्ग या गरीब लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण हुआ करता था। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा।
ठीक है। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने अधिकारों के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने लगे तो उनकी बात उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ऐसा कौन है किसके हाथ में सत्ता दी जाए जिससे उनके अधिकार सुरक्षित हो। ठीक है, तो सत्ता किसके नियंत्रण में हो, ये इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। ठीक है, तो राजा राममोहन राय भी, मैंने आपको बताया राजा राममोहन राय जो है ये भी फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन क्रांति को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। ठीक है, तो जो क्रांतियाँ थी, अगर किसी देश में क्रांति चलेगी तो उसके उपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये एक सामान्य सी बात है। ठीक है, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। अब देखिए मैंने बताया कि समाजवाद अचानक से अस्तित्व में नहीं आया, कुछ छोटे छोटे विचार पहले अस्तित्व में आए, उसके बाद में इन्होंने एक समाजवाद का रूप ले लिया। देखिए 3 विचार थे, इन 3 विचारों के नाम है, एक का नाम है कंजर्वेटिव, एक का नाम है लिबरल और एक का नाम है रेडिकल। ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो है मैं आपको सामान्य जानकारी दे देती हूँ कि आपको याद रखनी है कि कंजर्वेटिव क्या कहते थे, लिबरल क्या कहते थे। तो कंजर्वेटिव, ठीक है, मैं यहाँ पॉइंट लगा देती हूँ। इसके अलावा लिबरल, और इसको आप हिंदी में भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिए। कंजर्वेटिव यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो, लिबरल यानी कि जो उदारवादी लोग थे, और एक आएगा रेडिकल। ठीक है, अब देखिए इनकी एक सामान्य जो इनके विचार है आपको एक एक पॉइंट में याद रखने हैं। मैंने बोल दिया कंजर्वेटिव यानी कि लिबरल, रूढ़िवादी नाम लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो पुराने विचार रखते हो। ठीक है, रूढ़िवादी विचार रखते हो। पुराने या रूढ़िवादी लोग कौन होंगे, तो आप कह सकते हैं राजा जो है, ठीक है, सामंत लोग, जो चर्च के पादरी वगैरह है, वो सब क्या होंगे, रूढ़िवादी होंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि या तो समाज में परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या चाहेंगे कि आप सोच के देखिए, रूढ़िवादी लोग हैं, अभी हम समाज में कहते हैं कि कुछ रूढ़िवादी लोग यानी कि वो पारंपरिक जो पुरानी मान्यता है उनको मानते हैं, इसलिए वो रूढ़िवादी है। तो जो ये रूढ़िवादी लोग थे ये चाहेंगे कि हमारे जो समाज है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इनको महसूस होने लगा कि यूरोप में धीरे धीरे परिवर्तन की लहर दौड़ गई। ठीक है, लेकिन परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है, तो अब ये मना करेंगे तो जनता इनके विरुद्ध हो जाएगी। तो रूढ़िवादी यानी कि राजा वगैरह ये क्या चाहेंगे, ठीक है अगर आवश्यकता हो तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि परिवर्तन अगर आवश्यक हो तो हो, लेकिन कैसे हो, धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ये क्या कहते हैं कि जो प्राचीन मान्यताएं है या प्राचीन जो परंपराएं है, मान्यताएं है, उनकी क्या करिए, आप रेस्पेक्ट करिए। ठीक है, उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, इनकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो परिवर्तन होना नहीं चाहिए, अगर आवश्यकता है, अब सब जगह हो रहा है, आवश्यकता महसूस हो रही है तो वही परिवर्तन हो जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हो, और वो परिवर्तन कैसे हो, धीरे धीरे हो। और जो प्राचीन जो भी मान्यताएं है, सभ्यताएं है, परंपराएं है, उनका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये बातें कौन कहता है, ये कंजर्वेटिव जो विचारधारा है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, वो ये बातें कहती है। ठीक है, सेकंड नंबर है लिबरल क्या कहते हैं, देखिए लिबरल का मतलब है उदारवादी। ठीक है, लिबरल व्यक्ति क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन है, देखिए परिवर्तन सिर्फ रूढ़िवादी है, ये परिवर्तन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि अगर अति आवश्यक हो तो ही परिवर्तन हो, वरना परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन चाहते हैं एक तो उदारवादी और एक रेडिकल यानी कि परिवर्तनवादी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है कि उदारवादी चाहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे हो। ठीक है, देखिए नाम से ही इनका नाम है उदार व्यक्ति है। ठीक है, तो वो आमूलचूल अचानक परिवर्तन नहीं चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे, परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। और देखिए उदारवादी कौन लोग थे, मैंने बताया रूढ़िवादी ऊपर के जो 2 स्टेट मैंने आपको फ्रांस की क्रांति में बताए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। फर्स्ट में राजा और जो अमीर व्यक्ति है, चर्च वगैरह के पादरी वगैरह है वो, और सेकंड स्टेट में सामंत वगैरह या जो कुलीन वर्ग है। ठीक है, तो वो रूढ़िवादी के अंदर आ जाएंगे। जो सेकंड नंबर का जो स्टेट बताया था मैंने आपको, थर्ड स्टेट था, उसमें थर्ड स्टेट में भी जो फर्स्ट नंबर पर आते थे जो थोड़े से अमीर व्यक्ति थे, जैसे व्यापारी है, शिक्षक है, वकील है, ये जो थोड़े से अमीर लोग थे ना, वो आएंगे इसमें रूढ़िवादी के अंदर। ठीक है, तो ये कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कि धीरे धीरे हो। दूसरी बात ये क्या चाहते हैं
कि जो सरकार हो वो निर्वाचित होनी चाहिए, ठीक है। राजतंत्र के तो ये भी विरोधी है, सरकार कैसे होनी चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए। लेकिन ये जो सार्वभौमिक मताधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। निर्वाचित होनी चाहिए सरकार, बेशक होनी चाहिए, लेकिन ये सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये क्या चाहते थे कि जो संपत्ति है उसके आधार पर मतदान का अधिकार होना चाहिए। मैंने बताया इनके पास संपत्ति थी, ठीक है, अमीर, थोड़े से अमीर लोग थे, तो ये क्या चाहेंगे, ये भी यही बात चाहेंगे कि हमारे पास संपत्ति है, इसलिए हमें ही मताधिकार का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, बाकी जो गरीब लोग हैं उनको मताधिकार का अधिकार नहीं हो। तो ये क्या चाहते थे कि बेशक निर्वाचित सरकार हो, ठीक है, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना चाहिए, और संपत्ति के आधार पर जो कर देते हैं, ठीक है, वो संपत्ति थी उनके पास, वो करदाता थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो कर देता है उनको ही मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये पुरुष मताधिकार के पक्ष में थे। वैसे तो ये जो पुरुष थे उनमें भी सब पुरुषों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। किसको था, जो सिर्फ कर देते हैं, जो पुरुष कर देते हैं और 25 वर्ष से अधिक आयु के हो, वही मताधिकार के जो अधिकारी थे, ठीक है। जबकि ना तो सारे पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं की तो बात ही नहीं थी, ठीक है। तो ये इनकी विचारधारा थी, ठीक है। परिवर्तन हो, धीरे धीरे हो, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, पुरुषों में भी सिर्फ उन्हीं को अधिकार है जो कर देते हो, ठीक है, 25 वर्ष से अधिक आयु के जो कर देते हो, जिनकी संपत्ति हो और वो कर देते हो, ठीक है। ये किसकी विचारधारा थी, ये उदारवादियों की विचारधारा थी, ठीक है। थर्ड नंबर पर आएगा रेडिकल। मैंने बताया रेडिकल और उदारवादियों की विचारधारा सेम थी, परिवर्तन ये भी चाहते थे, परिवर्तन ये भी चाहते थे, ठीक है। सभी धर्मों को ये भी बराबर मानते थे, ये भी बराबर मानते थे। बस इनका जो पेच अटका हुआ था ना, वो यही था कि ये थे संपत्ति के आधार पर इनको मताधिकार देना चाहिए, कौन, उदारवादी। जबकि ये जो रेडिकल थे ना, परिवर्तनवादी, ये चाहते थे कि परिवर्तन जो है ये धीरे धीरे परिवर्तन के थे, ये चाहते थे परिवर्तन बिल्कुल आमूलचूल होना चाहिए, यानी कि अचानक जल्दी परिवर्तन हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये क्या कहते थे कि जो मताधिकार है ये सबको होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, सबको मताधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो दो बातों पर इनके अलग अलग विचार थे कि एक तो जो मताधिकार का आधार है वो सबको होना चाहिए, और दूसरी बात जो परिवर्तन है वो जल्दी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों विचारधाराएं समझ में आ गई होगी। देखिए, इन विचारधारा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से समाजवाद की विचारधारा अस्तित्व में आई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर मैं पढ़ के बता देती हूँ कि समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ठीक है। मैंने भी बताया दोनों ही, चाहे वो उदारवादी हो चाहे परिवर्तनवादी हो, दोनों ही क्या चाहते थे, सभी धर्मों को समान अधिकार देना चाहते थे, ठीक है। इसमें इस समय पूरे यूरोप में प्राय सभी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, खास करके जो क्रिश्चियन होते थे, ठीक है, कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, क्योंकि जो चर्च था उनका ज़्यादा ही क्या कहते हैं प्रभाव था चर्च का, तो और उसमें भी कैथोलिक चर्च वाले जो थे वो उसको ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता था, इसलिए इनके विरोध में क्रांति हुई। और जब क्रांति हुई तो जो उदारवादी और जो रेडिकल थे वो चाहते थे कि सभी धर्मों को क्या मिले, समान अवसर मिले, ठीक है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी कि वंश आधारित मतलब कि राजतंत्र के विरोधी थे, और वो क्या चाहते थे, लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे, ठीक है। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, और सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उनके छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के वो अधिकार चाहते थे, और अधिकार भी ऐसे जिनको छीना ना जाए, ठीक है। समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए, यानी कि एक न्यायपालिका भी हो इसमें जो स्वतंत्र हो, प्रशिक्षित हो, ठीक है, और वो सभी को समान अवसर देती हो, उसके सामने सभी समान हो, ठीक है। ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, ठीक है। कौन, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उदारवादियों की, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं था। कैसे नहीं था, मैंने बताया ये सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में था ही नहीं। जब सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में ही नहीं है तो ये लोकतांत्रिक कैसे हुआ, ठीक है। सॉरी, यानी कि ये सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं था, इसलिए लोकतंत्रवादी नहीं था। यानी कि डेमोक्रेटिक सरकार है तो वहाँ पर सभी को मताधिकार का हक होता है। ये लोग सिर्फ उन नागरिकों को वोट के अधिकार देने के पक्ष में थे जो संपत्तिधारी हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। इसके विपरीत रेडिकल समूह वाले लोग जो है ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो आबादी के बहुमत के समर्थन के आधारित हो। बहुमत किनका था, जो गरीब व्यक्ति थे, ठीक है, जो निचले तबके के लोग थे, बहुमत हमेशा उनका ही था। देखिए, संपत्तिधारी व्यक्तियों का जो व्यक्ति होते हैं उनका अल्पमत होता है, बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो संपत्तिधारी होते हैं, जबकि बहुमत किसका होता है, गरीब जनता का होता है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो है महिला मताधिकार के समर्थक भी थे। मैंने बताया रेडिकल
वो उदारवादी जो थे, लिबरल जो थे, वो तो सिर्फ पुरुषों को मताधिकार देते थे, उसमें भी वो जो कर देते थे, ठीक है। जबकि ये तो पुरुषों, सभी पुरुषों को, चाहे वो कर देते हो नहीं देते हो, उनके तो पक्ष में थे ही है। बाकी कुछ ऐसे भी थे जो महिला मताधिकार के समर्थक भी थे, ठीक है। उदारवादियों के विपरीत लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, ठीक है। इसके निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, कौन? रेडिकल वाले। लेकिन ये कहते थे कि कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण विरोध का जरूर करते थे। यानी कि ये कहते थे कि ठीक है, हम निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जाए ये भी गलत है, तो ये उसका विरोध करते थे। रूढ़िवादी तबके रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। जो रूढ़िवादी थे वो इन दोनों के खिलाफ थे। मैंने बताया रूढ़िवादी तो क्या चाहते थे? परिवर्तन होना ही नहीं, ये तो दोनों परिवर्तन करना चाहते थे, जबकि रूढ़िवादी चाहते थे कि परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों को भी लगा कि अब तो बदलाव की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जनता जब विरोध करेगी तो बदलाव तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ये स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन जो है आवश्यक हो गया है। परंतु ये चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह न ठुकराया जाए। यानी कि अतीत का सम्मान मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा बहुत तो सम्मान कर ही लेना, ठीक है। और बदलाव की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? धीरे धीरे होनी चाहिए, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन के केंद्रित विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यंत्रण विभिन्न कोशिशों ने राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अब कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, कैसे समाज बदला, इसको हम देख लेते हैं कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक जो रुझान थे एक नए युग के द्योतक थे, ठीक है। ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। मैं आपको इसके बाद औद्योगिक क्रांति भी पढ़ाऊंगी। और ये एक ऐसा समय था कि क्रांतियाँ भी हो रही थी, ठीक है, राजाओं के विरुद्ध, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति भी हो रही है, यानी कि उद्योगों का बिल्कुल परिवर्तनकारी युग था। बहुत सारे उद्योग विकसित हो रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, बहुत सारे मशीनीकरण हो रहा था, ठीक है। और मशीनीकरण हो रहा था तो धीरे धीरे जो छोटे मोटे रोजगार थे जहाँ पर व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी वो खत्म होते जा रहे थे। मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे थे और शहरों में जाकर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से फैक्ट्रियों के आसपास शहर बस रहे थे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। जब मैं आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ाऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों, बच्चों सबको कारखानों में लाकर रख दिया था। जो लोग पहले खेती वगैरह करते थे वो धीरे धीरे उनकी खेती खत्म होने लगी। देखिए पहले एक खेत के अंदर 4 से 5 लोग काम करते थे, ठीक है। धीरे धीरे जिस जैसे मशीनों का युग आता गया तो मशीनों, इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली। तो जहाँ पर 10 व्यक्तियों का काम था वहाँ पर एक मशीन करने लगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोग के शहरों की तरफ पलायन करने लगे और फिर वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने थी वहाँ पर काम करने लगे, ठीक है। तो उनकी मजदूरी जो थी वो भी बहुत कम थी। बेरोजगारी की समस्या आम थी। आज इस फैक्ट्री में रखा है, कल को निकाल देंगे, ठीक है। और देखिए वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी, ठीक है। और बेरोजगारी बढ़ रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। मैंने बताया कि बहुत तेजी से जो फैक्ट्रियाँ थी उसके आसपास शहर फैल रहे थे और व्यक्ति आके वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम मांगने लगे थे। और फिर वो कहीं बाहर तो रह नहीं सकते, उन्हें फैक्ट्रियों के आसपास रहना शुरू कर दिया झोपड़पट्टियाँ डाल के। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। और इस वक्त उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, क्योंकि सभी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी वो अमीरों ने स्थापित की थी, ठीक है। तो सभी क्या थे? व्यक्तिगत स्वामित्व वाले थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफ़ी संपत्तियाँ थी, खास करके उदारवादियों के पास तो थी ही सही संपत्तियाँ। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरीके के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब जब वो खुद संपत्तिधारी थे तो वो भी ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके के जो प्रयास उनको बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा हो, ठीक है। उन्हें लगता था कि मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। लेकिन वो कुछ उसमें सुधार भी करना चाहते थे, ठीक है। फैक्ट्रियों के वो विरोध नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उनसे उनकी आमदनी हो रही थी। लेकिन वो चाहते थे कि जो ये मतलब जो बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जाए, शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और ये जो लोग जहाँ रहते थे बिल्कुल गंदी बस्तियों में, उनमें थोड़ा सा सुधार करके व्यक्तियों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाए, ठीक है। तो वो इसके पक्षधर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो है जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध
थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, उनके पास पूंजी हो, बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए और समाज तरक्की करे। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में समाज में परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह के पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी कि इन पार्टियों ने क्या कहा कि जो फैक्ट्री वगैरह उनका तो इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन ये चाहते थे कि जो व्यक्ति वहाँ पर काम करते हैं उनको रोजगार मिले, ठीक है, और उनके रोजगार के घंटे तय हो, ठीक है, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको अच्छी मजदूरी मिले। इस प्रकार की उन्होंने मांगे उठाई। इसलिए जो ये व्यक्ति थे ये इनकी पार्टियों के अंदर शामिल होने लगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में 1815 में जिस तरीके की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल क्रांतिकारी आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी, ठीक है, उसमें भी हमने देखा कि जिस प्रकार की सरकारें बन रही थी उन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किए लोगों के ऊपर। और अभी मैं आपको रूस की क्रांति पढ़ाऊंगी, उसमें भी सेम चीज़ है कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, तो उन्होंने कैसे इनमें बदलाव किया, कैसे लोग क्रांतिकारी हो गए और उन्होंने राजाओं का क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, कार्यकर्ता क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेपे मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रखी। भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ें कुछ मेंशन कर रखा है कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हो, चाहे इटली का एकीकरण हो, चाहे जर्मनी का एकीकरण हो, चाहे रूस की क्रांति हो, किस प्रकार से व्यक्तियों ने अपनी जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। ठीक है, समाज में पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का जाना पहचाना विचार था। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। मैंने बताया जो पूंजीवाद था वो निजी संपत्ति का समर्थक था, जबकि जस्टिस के उल्टा समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। संपत्ति पर वे निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति की निजी स्वामित्व की व्यवस्था बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि लोगों के पास जब संपत्ति हो तो उससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति हो तो दूसरों को भी रोजगार मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है, उनके बारे में वो सोचता ही नहीं है और उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता रहता है। यानी कि जिसकी निजी संपत्ति होगी वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है और उसको और बढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है। ठीक है, जिससे दूसरों को क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए अगर संपत्ति जो है उस पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा ही सामाजिक हितों पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होने के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो हर एक व्यक्ति का हित सद जाएगा। ठीक है, तो जो समाजवादी थे वो इस तरीके के बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इसके लिए कुछ अभियान भी चलाए थे। ठीक है, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? ठीक है, उस जो इसके विरोधी व्यक्ति विचार थे वो कहते थे कि कोई भी समाज है वो संपत्ति के बिना कैसे चलेगा और समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? तो इसके जवाब में समाजवादियों ने कहा कि समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। वो समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि जो सामाजिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी और इंग्लैंड में जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, ठीक है, कुछ समाजवादियों के नाम यहाँ दिए हुए, एक तो रॉबर्ट ओवन और एक कार्ल मार्क्स तो हम सभी जानते हैं, इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स है। ये कुछ प्रमुख समाजवादी थे और उन्होंने कुछ विचार प्रकट किए थे अपने। उसमें दिया गया है कि जो रॉबर्ट ओवन है इन्होंने इंडियाना यानी कि अमेरिका को इंडियाना कहा जाता था, उसके लिए उन्होंने एक नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक अलग समुदाय की रचना की थी। ठीक है, कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े जो सामूहिक खेत है वो नहीं बनाए जा सकते हैं। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। ठीक है, जबकि कुछ समाजवादी क्या चाहते थे कि सरकार जो है अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करे, कुछ सामूहिक खेत बनाए। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्रांस में एक लुई ब्लांक के नाम के जो विचारक थे वो चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ठीक है, आप याद रखिएगा, ओवन ने तो एक न्यू हार्मनी नाम से एक नया समुदाय बनाया था, जबकि लुई ब्लांक जो थे उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ठीक है, कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल मार्क्स जो थे सबसे प्रमुख समाजवादी माने जाते हैं ये, और फ्रेडरिक एंजल्स जो इनके सहयोगी थे उन्होंने भी एक दिशा में काम करके कुछ तर्क पेश किए थे और मार्क्स के विचार के अनुसार औद्योगिक समाज
पूंजीवादी समाज है। वो क्या कहते थे कि जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, ठीक है, उस वक्त औद्योगिक क्रांति थी, तो वो कहते थे कि ये जो औद्योगिक समाज है वो क्या है, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजियों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपति जो मुनाफा कमाते हैं उसमें मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, ठीक है। और मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब निजी पूंजीवादी इस तरीके के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तो मजदूर की स्थिति में सुधार नहीं होगा, ठीक है। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि कुछ को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म के समाज बनाना होगा और सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के समाज को कम्युनिस्ट समाज नाम दिया, ठीक है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी, मजदूरों की होगी। और उनके राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का बेहतर समाज होगा। कुल मिला के मार्क्स क्या चाहते थे कि जो पूंजीवादी समाज है, जो औद्योगिक समाज है, इसमें जितना भी मुनाफा मिलता है वो सब पूंजीपति अपने पा सकते हैं और ये धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता ही जाता है। वो एक फैक्ट्री जगह 2 फैक्ट्री लगाते हैं, धीरे धीरे अपने मुनाफे को बढ़ाते रहते हैं। जबकि मुनाफा बढ़ किसकी वजह से रहा है, मजदूरों की मजदूरी की वजह से बढ़ रहा है। उनके वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जो है उनका मुनाफा बढ़ता है। वो चाहते हैं कि इस मुनाफे में से कुछ हिस्सा है, कम से कम कुछ हिस्सा जो है मजदूरों को दिया जाना चाहिए। जबकि जो पूंजीपति व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ उनको क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो पूंजीपति लोग हैं, ऐसे जो उद्योगपति लोग हैं, उनके विरुद्ध क्या करना चाहिए, क्रांति कर देनी चाहिए और अंततः जीत किसकी होगी, मजदूरों की होगी। और एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें जो पूंजी के साधन है, जो पूंजी है, उस पर सबका समाज का अधिकार होगा। और इस समाज का नाम क्या दिया उन्होंने, कम्युनिस्ट समाज नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने सेकंड इंटरनेशनल यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक संस्था बनाई थी। तो आपको याद रखना है कि सेकंड इंटरनेशनल जो है ये कब बनी थी, 1870 के दशक में बनी थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष की स्थापना की थी, ठीक है। जो कम्युनिस्ट है इन्होंने एक कोऑपरेटिव कोष की स्थापना की थी ताकि संकट के समय वो अपने साथियों की मदद कर सके, ठीक है। और साथ ही इन्होंने काम के घंटों में कमी करने के लिए तथा मताधिकार के लिए भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसके साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते होते गए। संसदीय चुनाव में वो पार्टी की मदद भी करते थे और 1905 से ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से, क्या नाम था, लेबर पार्टी, मजदूरों की एक पार्टी, इसके नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, यानी कि फ्रांस में तो क्या नाम था इसका, सोशलिस्ट पार्टी, और ब्रिटेन में क्या नाम था, समाजवादी पार्टी का, लेबर पार्टी, ठीक है। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि पार्टियां तो उन्होंने बना ली लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। और संसदीय राजनीति में इनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में यूरोप में समाजवादी कहीं भी पार्टी बनाने में, सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, ठीक है। मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे क्या कहा, समाजवाद को विकसित करने के लिए इन्होंने पार्टियां बनाई। भले उनकी सरकार नहीं बनी लेकिन ये कई जगह पर जीते भी सही और इन्होंने सरकार में धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन करने में अपना सहयोग दिया, ठीक है। तो ये समाजवादी किस प्रकार से यूरोप के अंदर आए, किस प्रकार से छोटे छोटे से विचारों से इनका जो है विकास हुआ, उद्भव हुआ। और ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, वो आपको याद रखनी है कि सेकंड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी और जो यहाँ पर ब्रिटेन है और जो फ्रांस है उसमें किस किस पार्टी के नाम से समाजवादियों की पार्टियाँ थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइड में एक छोटी सी चीज़ दे रखी है, तो वो आप देख सकते हैं कि पेरिस कम्यून 1871 का चित्र है और इसमें मार्च और मई में जो जन विद्रोह हुआ था उसकी एक फ़ोटो दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये साइड की चीज़ें भी आप पढ़ा करें, ये इंपॉर्टेंट होती है। आज यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया, समाजवाद की क्या विचारधारा थी, समाजवाद किस प्रकार से मजदूरों का संगठन था, किसानों का, गरीबों का संगठन था और वो क्या बदलाव चाहता था, उनकी विचारधारा क्या थी, वो हमने आज पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस की क्रांति हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।